वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछली बार जब हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग की बात की थी तो हमारा फोकस था यूजीसी नेट जेआरएफ के ऊपर। आज जो हम लोग ये सेशन कर रहे हैं इसमें मैं आपको बाकी के गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें वैकेंसीज भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी फील्ड में आप जा सकते हैं। उन गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बता देता हूँ। हमारे पास दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक होता है एसएससी के ऊपर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमारे पास एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होता है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। इसी पैटर्न पर हमारे पास और कौन कौन से एग्जाम्स हैं? वो हैं हमारे पास इंडियन रेलवेज के, मेट्रो के, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या पटवारी के एग्जाम्स, या फिर एयरफोर्स का जो एंट्री लेवल एग्जाम होता है एफकेट एग्जाम, वो सभी इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। इस पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा दूसरा पैटर्न जो है बैंकिंग के ऊपर। अब बैंकिंग में आपको कौन कौन से एग्जाम मिल जाएंगे? आपको मिलेंगे आरबीआई का, एसबीआई का, आईबीपीएस, आरआरबी, या जो इंडिविजुअल बैंक्स अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ये पीओ और क्लर्क दोनों के लिए होते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के पैटर्न के ऊपर कौन कौन से बेस्ड हैं? वो हैं हमारे एलआईसी के एग्जाम, कैट का एग्जाम जो एमबीए एंट्रेंस के लिए होता है, या जो प्राइवेट कंपनीज आजकल कंडक्ट करवाती हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के एग्जाम, वो बैंकिंग पैटर्न के ऊपर होते हैं। इसके अलावा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर होता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरी करती है, वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। एज लिमिट नॉर्मली 30 इयर्स तक होती है एंड 5 इयर्स रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। दोनों साइड लगभग सेम ही चीज चलती है। एग्जाम पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम है, बस सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसके जो चैप्टर्स हैं आप लोग अगर देखेंगे जैसे नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो हमने किए हुए हैं। आई मीन 6th क्लास से लेकर, एवरेज हम लोग को 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 6th क्लास से लेकर ऊपर के सभी क्लासेस तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और इन एग्जाम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये 10th लेवल तक के एग्जाम होते हैं। ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, बट इनका लेवल 10th लेवल का ही होता है, उससे हायर लेवल के एग्जाम्स नहीं होते। तो पहला पार्ट जो हमारा सिलेबस का था वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो वो है हमारा जनरल रीजनिंग। अब जनरल रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या आता है वो देख लीजिए। अल्फाबेट नंबरिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड सेंस, रैंकिंग ऑर्डर, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, क्लॉक कैलेंडर। तो इन सभी चीजें के बारे में नॉर्मली हम सबको पता है, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगली चीज के बारे में बात करते हैं वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश में हमारे पास नॉर्मली जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस, वर्ब, नरेशन, एक्टिव पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बैंकिंग के ऊपर मिल जाएंगे, जनरल साइंस या कंप्यूटर नॉलेज के। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ाई तो आप लोगों ने काफी कर ली है, और यहाँ हमारा मोटिव आपको पढ़ाने का बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारा मोटिव है कि जो आप अब तक पढ़कर आए हो उसी को आपको अच्छे से समझाना। उस चीज के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर भी किए हुए हैं, हम उसको आगे देखेंगे। बट यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन फोकस चाहिए आपको कि उसको इन डेप्थ स्टडी कैसे करनी है। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, ऑलरेडी वो क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन
यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन लंबा मेथड यूज कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इन सभी एग्जाम्स में आपको हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 36 सेकंड्स का ही टाइम मिलता है। 36 सेकंड्स के अंदर आपको वो क्वेश्चन करना है। अगर आप पूरा प्रॉपर पैटर्न से कर रहे हैं तो 36 सेकंड्स में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हर एक ट्रिक, हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो चीज आपको यहाँ अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द एवरेज ऑफ 35, 37 एंड 45। अब नॉर्मली अगर हमने ये क्लास लगाई हुई है स्कूल में तो हमें पता है एवरेज, नॉर्मली सबको पता होता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज होता है हमारा सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ सम ऑफ टर्म्स क्या बनेगा, 35 प्लस 37 प्लस 45। तो हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगा, पहले सम कर दिया 35, 37 और 45 का, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 3। इनको ऐड करोगे आप तो आपके पास क्या बन जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 3, और इसको सॉल्व करके आंसर निकलेगा कितना 39। अब ये तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स कम थी तो आप लोग ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा आ जाती है तब आप ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे एरर ऑफ चांसेस ऑफ एरर उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये है आप लोगों के हिसाब से एवरेज। मेरे हिसाब से एवरेज क्या है, मेरे हिसाब से एवरेज होता है एक ऐसी वैल्यू जो सभी में बराबर बांट दी जाए। एक ऐसी वैल्यू जो सभी में बराबर हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास मान लीजिए 20 रुपए और मेरा एक फ्रेंड है उसके पास 40 रुपए। हम दोनों को अपने पैसे बराबर करने हैं, तो इसका सबसे इजी तरीका क्या होगा, जो मेरा फ्रेंड है वो अपना 10 रुपए मुझे दे देगा। अब उसके पास 30 हो जाएंगे, मेरे पास भी 30 हो जाएंगे, तो ये जो 30 है ये हमारा एवरेज हो जाएगा जो हम दोनों के पास बराबर है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का मैं अपना तरीका बताता हूँ। देखिए हमारे पास 3 नंबर्स थे 35, 37, 45। किसी भी एक नंबर को आप एवरेज मान लीजिए अपनी तरफ से। मैंने मान लिया 35 एवरेज है। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर ऐसा रखिएगा जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि 35 ही एवरेज है, तो सभी के पास मैंने 35 दे दिया। अब यहां से मैं क्या चेक करूंगा, गैप। तो पहले वाले में गैप कितने का आया, 0 का। दूसरे वाले में गैप आ रहा है +2 का, और तीसरे वाले में +10 का। यानी मेरे पास अभी 12 जो हैं वो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। मैंने जो एज्यूम किया है वो कम किया है, मेरे पास एक्स्ट्रा है 12। तो इस 12 को अपने पास नहीं रखना है, ये आप इन तीनों में बराबर डिवाइड कर दीजिए। अगर इस 12 को आप तीनों में बराबर डिवाइड करते हैं तो सबको कितना मिलेगा, 4 4। 35 आपने सबका एज्यूम किया था, 4 4 आपने तीनों को दे दिया, तो यहां से हमारे पास सबके पास क्या आ गया 39। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये चीजें आपको लिखनी नहीं है, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेता हूं। अब नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग बढ़ा देते हैं। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसका एवरेज निकालिए। अब यहां से सबको ऐड करना फिर डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अपनी तरफ से एक नंबर ले लिया। अब मुझे इजी नंबर, ऐसा नंबर लेना है जो कैलकुलेशन में इजी हो। मैंने मान लिया अपनी तरफ से 60 मैंने एवरेज ले लिया। अब मैं यहाँ गैप चेक करूंगा, तो पहले मैं +5, फिर -3, फिर +9, +13, -2, -22, 21। अब इसमें आप प्लस वाली टर्म्स को अलग ऐड कीजिए, माइनस वाली टर्म्स को अलग ऐड कीजिए, डिफरेंस आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में इतना करने की भी जरूरत नहीं है।
अगर इस गैप को आप ध्यान से देखेंगे तो -3 और -2 ये मिलके -5 बनते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में +5 है, यहाँ -5 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 और 13 मिलकर 22 बनते हैं, तो यहाँ +22 है, यहाँ -22 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास सिर्फ 21 बचा। तो इस 21 को हम बराबर डिवाइड कर देंगे सभी टर्म्स में। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 7 है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है 21, इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो सबको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 60 जो हमने पहले माना था और 3 जो हमने सबको दिया, 63 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ सारी चीज माइंड में होनी है। हाँ, आप चाहें तो बस ये जो गैप है इसको लिख सकते हैं, बाकी और कुछ लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक टाइम सेविंग टेक्निक होता है। यहाँ टाइम बचेगा आपका 36 सेकेंड्स जो मिले हैं, उतने टाइम में आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। और बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब नॉर्मली ये तो डेली रूटीन का क्वेश्चन है। जो भी हम लोग इस कंपटीशन की तैयारी में चीजें पढ़ेंगे वो आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा, ये एक्चुअल में कोई प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि एक फोकस है कंपटीशन, ये आपको रियलिटी फेस करने के लिए भी प्रिपेयर करेगा। रियल लाइफ में आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, एप्पल की कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर केजी। अब आपने 3 एप्पल लिए और आपका हो गया, 3 एप्पल आपको पड़े 440 ग्राम्स के, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? अब वो चीज़ तो अच्छी है कि दुकानदार को पता होता है कि इसका कॉस्ट कितना है। अगर नहीं पता होगा तो हम लोग तो या तो एप्पल लेंगे नहीं या उसको ज़्यादा पैसे देकर आ जाएंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, मैं इसका एक तरीका आपको कन्वेंशनल तरीका बताता हूँ जो एक्चुअल में हम लोग लगाते हैं। वो तरीका क्या है? 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम्स। उसकी कॉस्ट हमें 40 दी हुई है, तो यहाँ से हम लोग 1 ग्राम का कॉस्ट निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा? 40/1000। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अब हमें 440 ग्राम्स का निकालना है, तो 40 × 440/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो 17,600 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 17.6 रुपीज। अब सोचिए, यहाँ पर आपने मल्टीप्लीकेशन किया, थाउजेंड्स में चले गए, तो चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाता है जब कैलकुलेशन बढ़ती है। हम लोग इसको कैसे करते हैं? तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1000 ग्राम्स 40 का है, तो 100 ग्राम्स कितने का होगा? अब दोनों साइड से मैंने एक एक जीरो हटा दिया, तो 100 ग्राम्स 4 रुपीज का आ गया। अब मुझे 100 ग्राम की जगह कितना चाहिए? 400 ग्राम्स। तो 400 ग्राम्स कितने का हो जाएगा? 16 रुपीज का, 4 टाइम्स हो गया। अब 400 मेरे पास आ गया है, मुझे 40 ग्राम्स निकालना है, तो यहाँ से एक जीरो हटाया और राइट साइड से जीरो तो है नहीं, तो हमने पॉइंट लगा दिया, तो 1.6 हो गया। अब 400 और 40 ग्राम्स को ऐड कर दीजिए, तो आपका 440 ग्राम्स कितने का आ जाएगा? 17.6 रुपीज। तो आंसर सब निकालेंगे, आंसर तो सब निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम सेव करके आंसर कौन निकाल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन में जो टाइम बचता है वो किसी और क्वेश्चन में लगा लीजिए। तो ये टाइम सेविंग टेक्निक्स भी हैं, इससे आपका समय बचता है और कैलकुलेशन बहुत इजी रहती है, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अब कई बार क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में इतने इजी आते हैं कि आप देखते के साथ ही कर सकते हैं। कई बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, बट आता है। अब वो उसका एक एग्जांपल ले लीजिए। A is 10% मोर देन B। A जो है वो B से 10% ज्यादा है, तो B जो है वो A से कितना परसेंट कम होगा? A B से 10% ज्यादा है, तो B A से कितना परसेंट कम होगा? अब इसके लिए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 10%। ठीक है। अब जितने लोगों का आंसर 10% आया है वो सब गलत है।
मैंने कहा कि क्वेश्चन इजी होता है, बट इतना इजी भी नहीं होता है कि विदाउट लॉजिक हो, तो इसमें लॉजिक का यूज किया गया है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ हमारी बात आती है बेस वैल्यू की। यहाँ उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। उसने कहा ए बी से 10% ज्यादा है, तो मैंने एक ऐसी वैल्यू ले ली जिसके परसेंट निकालने में मुझे इजी हो। मैंने बी को 100 मान दिया। अब ए जो है वो 10% ज्यादा है, मतलब 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज। ए जो है वो 10 रुपीज ज्यादा हुआ बी से, मतलब कितना हो गया, 110। अब यहाँ जो बेस वैल्यू का कंसेप्ट आता है उसे ध्यान से समझिए। बेस में कौन सी वैल्यू आती है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है बी ए से कितना कम है, ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ ए की वैल्यू नीचे आएगी। अब ध्यान से देखिए, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब यहाँ पूछ रहा है बी जो है वो ए से कितना कम है। अब वैल्यू में कितना कम है, 10 रुपए कम है। ओरिजिनल वैल्यू आप कौन सी लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो यहाँ ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो नीचे 110 आएगा और फिर इनटू 100, तो ये हमारा आंसर आता है 9.09%। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। तो यहाँ हर छोटी से छोटी डिटेल के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बारे में समझाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में अब ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे पास स्क्वायर्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ सबको नजर आ रहा है कि 2 स्क्वायर्स हैं, और जो बाहर वाला है उसको स्क्वायर मत कंसीडर कीजिएगा, वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ 2 ही स्क्वायर बने, 1 और 2। लेकिन ये तो बहुत इजी है, ये थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। अब एग्जाम में अगर ये वाला फिगर आ जाए, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो आप काउंट मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप काउंट करने बैठिएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, यहाँ 4 रोज हैं, 4 ही कॉलम है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो साइड में रोज हैं उनको स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन सबको ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 30 स्क्वायर्स हैं इस फिगर में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ट्रिक पता हो, क्योंकि कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा वहां आपको। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है अल्फाबेट नंबरिंग के ऊपर। रिलेशन का कोड आपको दे दिया है 95312965, मैनेजमेंट का कोड पूछा। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि अगर अल्फाबेट का कोड बनाया है नंबर्स में, मतलब कि यहाँ अल्फाबेट के नंबर्स को यूज किया गया है। अब जब तक आपको अल्फाबेट के नंबर्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो वो चीज आप लोगों को क्लास में समझाई जाएगी, जिससे कि ये नंबर्स ही आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है, देखिए, रिलेशन R का नंबर होता है 18, E का होता है 5, L का 12, A का 1, T का 20, I का 9, O का 15, N का 14। अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर ने किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया है। अब 18 से 9 आपका कई तरीके से बन सकता है, 9 माइनस करके, 2 से डिवाइड करके, लेकिन वो पैटर्न सभी पर अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं पहले वाले में 2 से डिवाइड करता हूं, तो वो चीज दूसरे वाले में नहीं लगती है। तो इसमें पैटर्न क्या है कि जो डबल डिजिट है उनको ऐड किया गया है, और जो सिंगल डिजिट्स हैं उनको वैसे ही रखा गया। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, 1 + 8 9, 5 का 5 ही रहा, 1 + 2 3, 1 का 1, 2 + 0 2, 9, 1 + 5 6, 1 + 4 5। तो मैनेजमेंट का कोड आपसे पूछा है, मैं मैनेजमेंट का आपको सबके नंबर्स बता देता हूँ। तो ये हैं हमारे पास सबके नंबर्स। तो इसका अब यहाँ से आपको कोड क्या मिल जाएगा,
4151754552। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नंबर के अल्फाबेट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी लंबा है। इसमें आपको पैटर्न दे दिया है, जैसे P प्लस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P स्लैश Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P माइनस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, एंड P स्टार Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। आपको एक इक्वेशन दे दी A स्टार B स्लैश C माइनस D प्लस E। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज A रिलेटेड टू E, A का E के साथ क्या रिलेशन होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअल तरीका तो है कि आपको प्रॉपर चार्ट बनाना पड़ेगा इसका, लेकिन मान लीजिए अब आपके पास टाइम नहीं है इतना, आपको टाइम कम पड़ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन जल्दी कैसे कर लेंगे। तो यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। अब जरा ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं ग्रैंड आंट, ब्रदर, मैटरनल अंकल या मदर। तो इस चीज को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग जेंडर को स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ मैं मेल्स के लिए प्लस साइन यूज करूंगा, फीमेल्स के लिए माइनस साइन यूज करूंगा। ठीक है, आप साइन इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने बात की जेंडर की। अब A स्टार B है, P स्टार Q का मतलब क्या था, P इज द सिस्टर ऑफ Q। यहाँ A स्टार B का मतलब क्या हो जाएगा, A इज द सिस्टर ऑफ B। मतलब A हमारा नेगेटिव आ गया, A लेडी है तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ गई। अब यहाँ रुकिए, अब जरा ऑप्शंस चेक कीजिए। ऑप्शन में पूछा है A E का क्या रिलेशन होगा, A E का क्या लगेगा। ऑप्शन में है ग्रैंड आंट, ब्रदर, मैटरनल अंकल या मदर। अब A अगर कोई लेडी है तो वो ब्रदर या मैटरनल अंकल तो लग नहीं सकती, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक सिर्फ वही कीजिए जिसकी जरूरत है। तो हमारे पास अब बस दो ऑप्शन बचते हैं, ग्रैंड आंट और मदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जेंडर में A नेगेटिव है, B स्लैश C है, B इज द फादर ऑफ C, तो B फादर है तो B का जेंडर क्या हो जाएगा प्लस। C माइनस D का मतलब है C इज द ब्रदर ऑफ D, तो C ब्रदर है तो C पे पॉजिटिव साइन, और D प्लस E का मतलब है D इज द मदर ऑफ E, मदर है तो मतलब नेगेटिव साइन। तो जेंडर क्लियर हो गए। अब यहां से हम लोग देखेंगे जनरेशन गैप। अब A स्टार B का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B। अब ब्रदर सिस्टर में तो कोई जनरेशन गैप होता ही नहीं है, तो यहाँ जनरेशन गैप क्या है, 0। B स्लैश C का मतलब क्या है, B इज द फादर ऑफ C, यहाँ जनरेशन गैप कितने का आ जाएगा, 1 का। C माइनस D में जनरेशन गैप कितने का आ जाएगा, 0 का, ब्रदर का रिलेशन है। और D प्लस E में मतलब D इज द मदर ऑफ E, तो जनरेशन गैप 1 का। अब यहीं से आप समझ जाइए कि जनरेशन A से लेकर E तक दो जनरेशन आ रही हैं। तो दो जनरेशन आएंगी तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका आंसर क्या होगा, ग्रैंड आंट। अगर एक ही जनरेशन गैप होता तो वो मदर या फादर हो सकते थे, लेकिन अगर जनरेशन गैप 2 का है तो वो ग्रैंड आंट, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर ये सब लगेंगे। तो इस पूरे चीज को समझाने का मतलब क्या है, देखिए आप लोगों को चीजें आती हैं, अगर वही पेपर मैं आप लोगों को दे दूं और कहूं कि बिना टाइम कंस्ट्रेंट के आप उसको सॉल्व कीजिए तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम पीरियड मिलता है 1 घंटा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन आपको सिर्फ 36 सेकंड्स मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंडीशन होती है जो स्टूडेंट्स पर प्रेशर डालती है। तो अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है, आप अपने कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हैं, तो आप वो पेपर पूरा सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा मोटिव है आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना। देखिए कई स्टूडेंट्स को होगा कि तैयारी कब से शुरू करें, हम कॉलेज के बाद तैयारी शुरू कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कॉलेज के बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो कॉलेज के बाद आप जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां आप पैसा भी देंगे और फिर
6 महीना आप वो टाइम प्रिपेयर करने में लगाएंगे और उसके बाद का 3-4 महीना आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तब जाकर आप एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। तो टोटल 9 महीने निकल गए और उस 9 महीने में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आप शायद मिस कर देंगे। अभी के टाइम में क्या है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ज़्यादा लोड नहीं है अभी एग्ज़ाम का या सब्जेक्ट्स का। तो अभी ऐसा टाइम है कि आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। तो अगर अभी से आप तैयारी साथ-साथ करते रहेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे कोई भी एग्ज़ाम फेस करने के लिए। कॉलेज, बहुत से कॉलेज और स्टूडेंट्स का जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ डिग्री तक होता है। बट यहाँ एचएमवी कॉलेज में यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनका विजन है कि आपको सिर्फ डिग्री ना प्रोवाइड की जाए, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि आप लोग रियल वर्ल्ड के बारे में जान सकें, बाहर के कंपटीशन, बाहर के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, बाहर की जो सिचुएशन है उससे आप फेस टू फेस हो सकें, उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। तो अगर प्रिंसिपल मैम और यहाँ के फैकल्टीज का ये विजन है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि उस विजन को सक्सेसफुल करें। ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं, आप ही के बेनिफिट के लिए हैं। आपको कॉलेज के बाद बैग उठाकर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से हर एक चीज़ के बारे में आसानी से नॉलेज गेन कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिए। और ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम्स के ऊपर। ये एग्ज़ाम 10th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ फाइनल स्टूडेंट वालों के लिए ही है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है तो आप सब कोई ना कोई एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो प्रिपरेशन अपनी तरफ से पूरी रखिए कि जब भी आप बाहर निकलें तो आप बिल्कुल तैयार हों उस कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो आज के लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ये जो टाइम है ये बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।